हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड लास्ट लेक्चर्स में हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं एक बार नटशेल में फटाफट से बता देती हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ऑफ अ बैटरी और अ सेल हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था और देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किस वजह से कॉज होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उसको यार देख लो, क्योंकि आगे तभी बढ़ पाओगे जब तक पिछले टॉपिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे डाउट्स ही डाउट्स आएंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता था? क्योंकि बैटरी के अंदर का मैकेनिज्म जो हम पढ़ के आए हैं कि उनके अंदर आयंस के फ्लो की वजह से वो कोलिजन्स होता था और कोलिजन होने की वजह से एक ओपोजिशन पैदा होता था एक सेल के विदिन, जिसके कारण करंट ओपोज करते थे वो, और करंट जो भी ओपोज करे हम उसको रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। सिंस वो सेल के अंदर की बात थी इसलिए हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते थे। ईएमएफ और टीपीडी के बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक और थोड़ा सा अच्छे से समझ चुके हैं कि ईएमएफ और टीपीडी में फ़र्क क्या होता है। अगर बैटरी में से सेल ड्रॉ नहीं किया गया है तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी मैक्सिमम होता है, तो उस टाइम पे हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को ई से डिनोट करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से डिनोट करते हैं। अदरवाइज अगर हम करंट फ्लो करने की बात करें किसी भी सर्किट में से, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर अगर कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं या टीपीडी के नाम से बोल सकते हैं। तो सपोज करो कि यार मैंने एक सेम सर्किट लगाया बिल्कुल लास्ट क्लास की जैसे, एक लोड लगाया या फिर एक रेजिस्टर बाहर लगाया एक्सटर्नल सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस आर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। करंट फ्लो तब करेगा जब की क्लोज होगी, तो मैंने की क्लोज कर दी है और ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने शो कर रखा है। आज हमें करना क्या है, बेसिकली आज हमें डिटर्मिन करना है एक एक्सप्रेशन इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो गाइज हमने लास्ट में ये पाया था कि जो ईएमएफ होती है अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इट मीन्स अगर सर्किट से मैंने एक बैटरी को जोड़ा हुआ है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उस केस में ईएमएफ जो है ग्रेटर होगी वी की वैल्यू से। और हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके आए कल, जो वी होता है फाइनली वो ई माइनस आई आर के बराबर होता है, जहाँ पे आई आर जो होता है वो एक पोटेंशियल ड्रॉप है। बेसिकली वी जो होता है वो आई आर के बराबर होता है ओम्स लॉ से। तो जो आई आर है बेसिकली ये वोल्टेज ड्रॉप तो है, पर किसके अक्रॉस? इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ई ईएमएफ ऑफ अ बैटरी को बताता है और वी जो है अक्रॉस दिस रेजिस्टर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बताता है। तो आई गेस ये फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो प्लीज़ इसका डेरिवेशन अपने हाथ से एक बार करके देखने से बहुत ईजी है और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो ये करने के बाद आज हमें करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन। अगर मैं इस सर्किट को देखूँ ध्यान से तो इसके अगर मुझे करंट, इसके अंदर करंट की वैल्यू को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? करंट क्या होता है? वी बाय आर। तो इस केस में इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो है ई। इसको हम ई से लिख देते हैं अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस वैसे हैं तो सीरीज में, और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आर प्लस आर। जैसे कि हम पहले भी इस फॉर्मूला को थोड़ा यूज करके आए हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, करंट का एक्सप्रेशन लिखा है सिर्फ इस सर्किट के हेल्प से। तो करंट का एक्सप्रेशन लिखने के बाद एक और बात है, बाय ओम्स लॉ हमें मालूम है V जो होता है वो IR के बराबर होता है। अब ओम्स लॉ से क्या मतलब? आप यूं समझो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर की बात होगी वो मैंने V सपोज किया है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? I इंटू आर, क्योंकि कितना करंट इस रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है इनटू में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी अक्रॉस दिस रेजिस्टर जो कि कैपिटल आर, वो हमें क्या देगा? पोटेंशियल ड्रॉप ही तो देगा इसके इस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो मैंने सिर्फ V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाया है पोटेंशियल ड्रॉप का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस दिस रेजिस्टर, वो हो गया V इक्वल्स टू आई आर। तो I का जो एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया है मैं सिर्फ इसमें पुट कर दे रही हूँ I की वैल्यू E अपॉन आर प्लस आर। और हमारा मोटिव क्या है? हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा मोटिव क्या है, हमें करना है R का एक्सप्रेशन डिराइव। तो हम देखते हैं अब R तो आ गया है हमारे पास, तो इसके अक्रॉस R हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये करने के बाद मैं R प्लस आर को लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ और E बाय वी इंटू आर कर दिया है मैंने। तो R की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सिंस इस R को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा कैपिटल R को, तो R इक्वल्स टू ई आर बाई वी माइनस आर। और अभी कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन तो मैं डिराइव कर चुकी हूँ, बट थोड़ा सिंपलर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए R कॉमन ले रही हूँ कैपिटल R, E बाय वी माइनस 1। तो ये आ गया R का एक्सप्रेशन, जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक मेथड।
अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इस बैटरी या इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं ये फॉर्मूला लगाकर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ। फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, जो भी लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय ई बाय वी का रेशो, ई बाय वी माने ईएमएफ ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ अगर कोई न्यूमेरिकल आता तो गिवन होगा ई बाय वी का रेशो। अदरवाइज वी को आप इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी कहो तो वो भी सेम ही बात है। तो सिंस ई और वी में रिलेशन है ही क्या, वी जो है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो हम कहते हैं कि ई जो है ग्रेटर देन वी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर यूज होने के बाद ही तो ई की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए जो वी है वो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो ई बाय वी का रेशो जो कि आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 अगर आप कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप सबको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यार। और वैसे आई डोंट थिंक सो कि इतने ईजी टॉपिक में किसी को डाउट है। अगर आपको डायग्राम या फिर सर्किट अच्छे से बनाना आता है तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं, बिकॉज आई के एक्सप्रेशन देख के लिखना और आगे प्रोसीड करना ओम्स लॉ के थ्रू। ओके गाइस, तो हमने लास्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन हमने बना लिया था, वो है ई बाय वी -1 होल मल्टीप्लीकेशन इनटू कैपिटल आर। होप उसमें किसी को भी डाउट नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको अपने डाउट्स का, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। पर फिलहाल के लिए मेरा एक टॉपिक ऐसा है, हम ये सब पढ़ चुके, तो थोड़ा से रिवाइंड में जाके, थोड़ा फ्लैशबैक में जाके मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हम ईएमएफ और टीपीडी के बारे में थोड़ा डिफरेंस पढ़ के आए कि अगर एक सर्किट लगा हुआ था, हमने कैसे, याद करो कि हमने कैसे डिफरेंशिएट किया था दोनों के अंदर। अगर की लगी हुई है तो की मतलब अगर क्लोज्ड है तो करंट फ्लो कर रहा है, तो कुछ जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस रेजिस्टर कंज्यूम हो रहा है, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना बैटरी की, वो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम करेगी। वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम करेगी? वो करेगी आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है ना। बी का तो यही फॉर्मूला होता है आई आर। तो उस टाइम पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कंज्यूम हो गया, तो उस टाइम पे जो हम अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी अगर हम कोई वोल्ट मीटर को लेके आते हैं तो उस टाइम हमें पता चलता है कि जो V है वो, या फिर टीपीडी बोल देते हैं उसको, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। और विद रिस्पेक्ट टू कौन से केस की बात कर रहे हैं, अगर की ओपन हो तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम ही नहीं होगा, क्योंकि करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो अगर कंज्यूम नहीं होगा तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी, या फिर टीपी, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वो मैक्सिमम होगा, उसको हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक लोड रजिस्टर जो कि आपने एक्सटर्नल सर्किट में लगाया है वही सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को कंज्यूम करे। अगर आप इसको हटा भी दो तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक मेन कारण है या मेन रीजन है जो कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को कंज्यूम कर लेता है, उसी से हमारी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की कम हो जाती है। तो सपोज करो, मेरा एक क्वेश्चन ये है आप लोग से कि हम ये देख के आए कि ई जो है वो ग्रेटर देन वी होता है इन अ सर्किट लाइक दिस या फिर दिस। हम इसी सर्किट की बात करके आए ना, तो ई जो है हमने बताया था ग्रेटर देन वी होता है। आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो, वी जो होता है इक्वल्स टू ई माइनस आई आर के बराबर होता है। हम ये डिराइव कर चुके, सब समझ भी चुके कि हाँ ऐसा क्यों होता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा केस हो सकता है क्या जब वी जो है ग्रेटर देन ई हो? बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो यार, मैंने यहाँ पे दो सर्किट्स को सपोज किया है, तो हम देखते हैं इन दो सर्किट्स में फ़र्क क्या है और हम इससे ये चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सर्किट है, मैंने क्या किया है, बैटरी का ईएमएफ ई है, इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और सिर्फ वायर लिए एक, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया है। और ये जो है बैटरी का, बेसिकली जो आप देख रहे हो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो हम इसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया इसमें, जैसे कि हम ऊपर वाले केसेस में लगा रहे थे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया मैंने। और मैंने क्या सपोज करके चला है कि जो वायर है उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। अगर इसको मैं, इसका सर्किट क्लोज कर दूं तो क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? यस होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अब इस बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस है और इसका सपोज कर ही लिए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, जब ये करंट फ्लो होगा उस केस में
कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंज्यूम कर लेगा, वो आई आर के बराबर होगा। अभी हम पीछे भी पढ़ के आए, वो आई आर के बराबर होगा। तो ई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी वी से। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो करने लगेगा तब हम अक्रॉस द टर्मिनल से एक वोल्टमीटर को लेके आएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो वो कम आएगा जब सर्किट क्लोज होगा। वो क्यों कम आएगा? बिकॉज इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम कर लिया। या फिर अगर मैं ओपन रखती सर्किट तो ऑब्वियसली बात है ई जो है वो ग्रेटर होता, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होता, तो ई जो है ग्रेटर देन बी इन दिस केस। पर अगर एक बैटरी को, अभी आप सभी लोग ने देखा होगा किसी बैटरी को विद टाइम वो अपना चार्ज लूज कर देती है, हमें उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। सपोज करो हम किसी बैटरी को ही चार्ज कर रहे हैं, इसी बैटरी को हमने चार्ज किया है और मैं सपोज करके चल रही हूँ इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है इन जनरल। मतलब एक बैटरी का सिर्फ वोल्टेज की बात हो रही है, ईएमएफ ही बोलेंगे वैसे तो इसको, वो 5 वोल्ट है। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी को, मतलब जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, उसको हमने एक और बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। तो बड़े आराम से क्लियर हो पा रहा है, एक तो सर्किट से जोड़ा है तभी तो चार्जिंग होगी एक बैटरी की। इस बैटरी से इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। इस केस में अगर देखा जाए तो करंट आई फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जो है करंट आई फ्लो करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, एक ऐसी बैटरी क्यों ली गई जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है? हम चाहते तो 5 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते थे, हम चाहते तो 4 वोल्ट की बैटरी तो शायद नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस एटलीस्ट इसका है, इतनी बैटरी तो कम से कम लगानी ही पड़ेगी। लेकिन उससे भी बात नहीं बनती अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी ले लूं। वो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि अगर इस वायर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस भी माने जिससे हमने कनेक्ट किया है, फिर भी जिस बैटरी को हम चार्ज करने वाले हैं उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने नीचे दिखाया भी हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब करंट फ्लो करेगा इसमें से तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज 6 वोल्ट यहाँ से चला है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कंज्यूम कर लेगी। सबसे 1 वोल्ट ले लेती है या फिर 0.5 वोल्ट ले लेती है, कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि है तो एक रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस को कंज्यूम करने वाली है। और इसका जो वायर है उसका एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बट स्टिल इसका एक रेजिस्टेंस तो है ना। तो मैंने क्या सपोज किया कि ये भी कुछ अमाउंट तक इस बैटरी में से 6 वोल्ट चला था, पर इसका वायर का कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस वहां भी हो गया। तो मिल मिला के मेरे पास पूरी, जब इस बैटरी तक पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा या फिर करंट पहुंचा, तो इस बैटरी, जिस बैटरी से हम कनेक्ट कराए, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट हो चुका था। 1 वोल्ट कहाँ कंज्यूम हो गया? एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले लिया या फिर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ने जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लिया होगा। तो अब मेरे पास चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट बचा है, तो उससे मैं 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर दूंगी। तो इस केस में हमने देखा V की वैल्यू, जिस बैटरी से हम चार्ज करें वो वैल्यू ज़्यादा है EMF की वैल्यू से। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने थोड़ा रैंडमली उठाए हैं, मतलब कि हम कुछ टॉपिक्स अभी स्किप किए गए हैं बीच में, वो इंटेंशनली ही किए गए हैं। और मैं ये टॉपिक्स जो थोड़े बहुत रह गए हैं बीच में उनको मैं भी कवर कराऊंगी। पर अभी फ़िलहाल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ्स लॉज को देखेंगे, जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, जिस पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं और जो कि आते हैं पेपर में। जो मैं शुरुआत से कहती आ रही थी कि इस यूनिट में सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ज़्यादातर, वो उन्हीं लॉज पे बेस्ड आता है। तो हम उन लॉज को थोड़ा पहले प्रायोरिटी दे के कवर करेंगे। उसके बाद जो कुछ शॉर्टर टॉपिक्स रह जाएंगे रेजिस्टेंस से, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, वो हम आगे देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। और हमने आज क्या पढ़ा? एक डिटर्मिन किया इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है E/V-1 होल मल्टीप्लिकेशन बाय R, और हमने देखा कि किस केस में V जो होता है वो ग्रेटर देन E हो सकता है। तो गाइज, अगर वीडियो को समझ में आ पा रहे हैं, आपके वीडियोस, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।